मैडम हम लोगों के बीच में हैं। मैम सुन पा रही मुझे? स्मिता मैम सुन पा रही? हेलो हेलो, स्मिता मैम मुझे सुन पा रही हैं? स्मिता मैम, स्मिता मैम माइक्रोफोन गुड इवनिंग। मैम आपका फोन म्यूट है। कोई कॉल कर किसी, अच्छा मैं ही कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो। मैम गुड इवनिंग। ओके गुड इवनिंग मैम। चलिए, आपका माइक्रोफोन और सही से सुनीता? बात नहीं हो रही है। जी मैम। वेलकम वेलकम मैम। वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि मैडम अब हम लोगों के बीच में हैं। बहुत सारे लोग मैडम को पहले से ही जानते हैं। मैं समझता हूँ कि मैडम के नहीं, बहुत विद्यार्थी सारे भी तो रहे ना हैं। जानते होंगे, हाँ, जो स्टूडेंट रहे होंगे कभी या पास में वही कलीग रहे होंगे। हम वही जरूर हमने देख कहा रहे हैं कि पीएचडी स्टूडेंट्स को। जी हमारे हिसाब में तो जी कभी जी जी पीएचडी जी के पहले हम लोगों ने पढ़ाई की नहीं थी, बट आई एम सीइंग माय स्टूडेंट्स। वेरी नाइस। जी जी। अच्छा इंटरेक्शन होगा। बहुत तो देर हमें ये बात, जो लोग आप लोग को आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। यस मैम यस आ मैम, आ रही रही है। है। और हमें बड़ी यस देर मैम, आ हम हर साल सोचते यस थे कि ये आखिर में पीएचडी के पहले क्या पढ़ाया जाता है, तो रिसर्च तो हमें समझ में आती थी। जब आपने हमसे सर कहा, पिछली बार मुनीश सर ने कहा था तो शायद हम नहीं लिए थे क्लास, तो हमने अब की बारी बड़ी देर सोचा कि हम इन लोगों को किस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाएं। फिर हमने उसको जरा सा, हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग अपना एम भी तो सेट करना होता है ना, कि जो हम इनको देने जा रहे हैं वो क्या सोच के देने जा रहे हैं। कुछ तो इनके मतलब का निकले। पढ़े लिखे तो हैं ही ये सब, ये पढ़े लिखे तो हैं। यस। चलो भाई, तो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, सुन रिसर्च पा रहे हैं मैम को स्कॉलर्स। आप लोग? तो जी सर, जी सर। गुड आफ्टरनून। कानपुर का जाना पहचाना कॉलेज है डीडब्ल्यूटीसी कॉलेज, जिसको हम लोग दयानंद वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से जानते हैं। मैडम वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक लंबे समय से मैडम जो है टीचर एजुकेशन को अपना वक्त दे रही हैं। बहुत सारे मैडम के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिनसे आप आज रूबरू होंगे और फायदा उठाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। तो मैं मैडम के साथ में मैडम को इन बच्चों के साथ में छोड़ता हूँ। मैडम अब ये क्लास आपकी है, ये बच्चे आपके हैं, जैसा चाहें जहाँ चाहें लेके चलें इन्हें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड आफ्टरनून। अच्छा सुनो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये आप लोग जो ये हमें लिख के भेज रहे हैं, अगर हम इनके सबके जवाब न दे पाए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको थैंक्स बोल रहे हैं। सब लोग क्लास अटेंड करिए, जरा देखिए हम आपको क्या दे पाते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर स्मिता मिश्रा फ्रॉम दयानंद वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज। मैं पढ़ा तो 22 ईयर से रही हूँ और 2012 से मैं सुपरवाइजर हूँ सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की, और एक पीएचडी सबमिटेड है हमारी और एक ऑनगोइंग है पीएचडी। हमको सर ने ये कहा था टॉपिक लिख के भेजो, तो आई क्लिक्ड अबाउट ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जस्ट आई वांट टू नो कि हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स हैं। बीपीएड वाले जैसे चले गए, तो आप लोग तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे ना? मैडम बीपीएड वाले भी हैं। हाँ जी, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड बीपीएड वाले। अच्छा, एजुकेशन ट्रेनिंग और सब्जेक्ट्स के तो नहीं है ना स्कॉलर्स? फिजिकल एजुकेशन मैम 3। ठीक है, नो इश्यूज। हम इसलिए ये पूछ रहे थे नहीं रहेगा। कि हम आपको आपका ऑब्जेक्टिव सोच रहे थे कि आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके रिसर्च में कैसे कनेक्टेड होगा। क्योंकि देखिए, बिना एम के हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और सिर्फ आप सुनने के लिए सुने तो उसमें कोई मजा नहीं है ना? आप जो चीज पढ़ें और उसको आपको लगे कि हाँ ये हमारे कहीं काम में आएगी। तो बहुत हमको पढ़ाना है आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। हमारे ख्याल से जिसने सबने बीएड किया है, तो इन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी में सबने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का सुना होगा नाम। एग्रीड? और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम लोग मेथोडोलॉजी में पढ़ाते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण अपना आप लोग को उस समय जब प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन अभी जब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एज ए वुड बी रिसर्च स्कॉलर्स आप सब हैं, तो मेरे हिसाब से बीएड में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी एक जो पिक्चर होती है ना, तो हमें ये पूरी होल पिक्चर का
एक आउटलुक लेना पड़ता है, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम कैसे इसमें अपना रंग भरेंगे, जब तक आपको पूरी पिक्चर क्लियर ना हो। तो इस टेक्सोनॉमी से कह दीजिए उद्देश्य जो आपको होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो एक तो पहली बात है क्यों कर रहे हैं, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं उसमें इस नॉलेज को जानना क्यों सहायक है। भाई अपने अपने हम एजुकेशन पढ़ाएंगे, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, हम फिलोसफिकल रिसर्च करेंगे, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे मेरा एम तो एक ही होगा ना कि हम कुछ ऐसा करें कि जो कि टीचिंग लर्निंग और विषयों को पढ़ाने में और अच्छे एफिशिएंट मेथड्स को निकाल सके। मतलब तो यही होगा ना, चाहे वो किसी में करें। आप लोग सुन रहे हैं ना ये बात? यस हेलो, मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ जरा बस Yes, कुछ ma'am. ज्यादा नहीं, लेकिन हमें बीच बीच में ये मिल जाए कि एग्री आप कर रहे हैं इस चीज से, क्योंकि यू आर क्वाइट ग्रोन अप्स। तो आपको ये, तो जो ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये दोनों बातों से कनेक्टेड है। दो बातें, एक तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा एजुकेशन ही पूरा है वो एक पर्पसिव प्रोसेस है, सो उद्देश्य प्रक्रिया कहलाता है। एंड द सेकंड थिंग इज कि इटसेल्फ ह्यूमन बीइंग इज अ पर्पसिव एनिमल। और जानवरों की तरह इसके पास सिर्फ खाना और शेल्टर और सोना और सेफ्टी, यही दो तीन चीजें नहीं होती हैं। हम लोग कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं करते, और ना ही हमारी शिक्षा प्रक्रिया बिना उद्देश्य के चलती है। तो अब इसके बाद ये आता है कि हम आज आपको बताएंगे कि कैसे ये टेक्सोनॉमी, वैसे ये आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया और टेक्नोलॉजी में ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि कैसे हम अपने उद्देश्यों को विभाजित करेंगे, क्योंकि जब हम ये तय करेंगे कि हमें मेरे करने वाले काम का असर हमारे सामने बैठे वाले व्यक्ति पर क्या होगा, जब ये तय करेंगे तभी हमारी प्रक्रिया टीचिंग की सही होगी। रिसर्च में आपको वो पॉइंट्स, वो व्यू पॉइंट क्रिएट होगा कि हम अपनी रिसर्च में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि इससे आने वाली जनरेशन्स को, नेचुरली वो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या फायदा होगा। ये हमारा एम हमेशा के लिए हमेशा रहना चाहिए, हम किसी तरह की भी कोई रिसर्च करें। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक, आई एम ट्राइंग टू थोड़ा अपना पीपीटी आपके सामने। हेलो, कोई बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है? तिवारी जी प्लीज आप लोग म्यूट कर दीजिए, सिर्फ हमसे बात करिए, ज्यादा देर नहीं। तिवारी जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं अपनी पीपीटी, आप पीपीटी की तरह मत जज करिएगा, मैं पीपीटी बहुत अच्छी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को दिख रही है? यू आर गेटिंग इट? जी मैम। अच्छा, ओके, यू आर, इट्स ऑल राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ, हम बात अपनी यहीं से शुरू करते हैं, जो हम कह रहे थे कि एजुकेशन भी एक पर्पस प्रोसेस है, सो उद्देश्य प्रक्रिया, और इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्लियर होते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो क्लियर कर दिए जाते हैं, और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा दो वर्ड्स साथ साथ यूज करते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट। एम्स थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जो कि किसी तरीके को बताता है, जैसे कि हमारा देश जनतांत्रिक देश है, तो हमारा एम होगा एजुकेशन का कि हम अच्छे डेमोक्रेटिक सिटीजन्स को बिल्डअप करें, है ना। और ये हमारे को एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड देता है, हमारे उद्देश्य को ये बताता है कि ये क्या है और क्यों है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारे प्रोसेस को देता है, और इस एम को पूरा करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएं, वो थोड़ा सा नैरो कह लीजिए, या थोड़ा सा सकरा है सोच में, कि हम उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में बांट देते हैं कि प्रैक्टिकल हम कैसे उस एम को प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा सा आप अगल बगल के सीन को समझ लीजिए कि क्यों हम लोगों ने इसकी बात शुरू की, क्योंकि एजुकेशन में ये एक तरीके की टेक्नोलॉजिकल इन्विजन है
कि हम उसको इतना स्पेसिफिक होकर उस प्रोसेस को देख रहे हैं। जब हमारा ये जो 20th सेंचुरी गई है तो इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन हुए हैं, हर विषय में हुए हैं, और वो सारे विषय चूंकि शिक्षा से ही कनेक्टेड हैं तो सब में हुए हैं। और ये जो पेस था ये काफी रैपिड पेस था। जैसे कि सब जगह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप देखते हैं लेट 90th सेंचुरी में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बहुत ज्यादा जगह जमा ली है, और वो रीजन है उसका क्योंकि वो लॉजिकल है और हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होती है। तो वो चीज हमारे एजुकेशन प्रोसेस में भी दिखाई देने लगी कि वहां पर भी टेक्नोलॉजिकल एक एस्पेक्ट से देखा जाने लगा। अभी तक क्या था कि हमारी एजुकेशन क्या थी, हमारी शिक्षा क्या कहलाती थी। अभी भी अगर आप फिलॉसफी में पढ़ते होंगे तो शिक्षा क्या है? शिक्षा है जो मनुष्य के अंदर की कैपेबिलिटीज को बाहर निकालती है। शिक्षा वो है जो ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। हम लोग सब करते हैं। शिक्षा हम किसको कहेंगे? जो हम इस समय बीच में टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, इसको शिक्षा कहेंगे। हम विषय पढ़ते हैं, उसको शिक्षा कहेंगे। ये सारी चीजें महीन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। तो जब लेट 20th सेंचुरी में एज ए सब्जेक्ट फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हो गया और साइकोलॉजी भी चाइल्ड सेंटर्ड साइकोलॉजी हो गई, और ये देखा जाने लगा कि जो हमारा लर्नर है वो कैसे अधिक से अधिक सीख सकता है। टीचर से शिफ्ट होकर चली गई स्टूडेंट पे, और उधर सारे साइंटिफिक मेथड्स थ्रू साइकोलॉजी यूज होने लगे, प्रिंसिपल्स आने लगे, थ्योरीज आने लगी। तो हमारी एजुकेशन की फील्ड में भी इसका इन्वेजन हुआ, और इस एजुकेशन की फील्ड में टीचिंग, लर्निंग और ट्रेनिंग, ये जो 3 पोर्शन है एजुकेशन में, क्या है? पढ़ना, पढ़ाना और ट्रेनिंग होना। इसमें भी हमारे साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज होने लगे। जैसे कि पहले हम लोगों के उसमें होता था कि हमारे जब बच्चे के ब्रेन को एक एम्प्टी, खाली स्लेट मानते थे कि उसमें खाली स्लेट होती है, हम जो चाहे जैसा चाहे वो गढ़ दें उसको। इसको डिस्कार्ड किया गया। क्यों? क्योंकि थ्योरीज ऑफ लर्निंग ने और गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंट ने ये 3D मॉडल दिया, जिसमें कहा कि ब्रेन कोई खाली स्लेट या खाली डिब्बा नहीं है जिसमें आप जो चाहे भर दे, टीचर चाहे या कितना भी विद्वान टीचर हो। ब्रेन इज ए एक्टिव पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि बर्थ से एक्टिव होता है, और वो बर्थ से यानी कंसीव करने के बाद में माँ के गर्भ से ही इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से करने लगता है। इंटरेक्शन करने के साथ साथ एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक पर्पस होता है, जो कि पर्पस होता है हमारा लर्निंग का। लेकिन लर्निंग भी क्यों? सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए। जिस शिक्षा की बात हम करते हैं वो बच्चा जब स्कूल में आता है तब दिखाई देती है, लेकिन वो टीचिंग जिसको हम कहते हैं कि इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट से लर्निंग होती है, वो स्टार्ट हो जाती है वहां से। एक तो पहला एस्पेक्ट ये आ गया कि ब्रेन कोई खाली स्लेट नहीं है, देयर इज ऑल, वहां पर एक चिप की तरह से ऑलरेडी कुछ चीजें फिल्ड है और हमें उनको सिर्फ उस पोटेंशियल को निकालना है। सेकंड थिंग इज कि इधर केवल एक विषय आपको, अच्छा एक बात और बताना चाहेंगे, आप लोग सुन रहे हैं ना? यस मैम। बोर तो नहीं हो रहा है? जी मैम। एक चीज और बताएंगे, होल पिक्चर देखिए। कोई भी चीज एक साथ अकेले नहीं विकसित होती है। जब दुनिया में विकास हो रहा होता है, जब 90th सेंचुरी आती है तो सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग चेंज होती है और हर तरफ विकास होता है। इसी तरह से ज्ञान जैसे अखंड है, इसको हमने विषयों में बांटा है। तो ऐसा है कि विषय तो वही रहते हैं अलग अलग, लेकिन उनमें विकास सब में एक साथ होता है। जैसे कि उधर साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड्स यूज कर रही थी, इधर एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है ये माना जा रहा था। सोशियोलॉजी में भी तरह तरह की रिसर्चेस हो रही थी, और ये प्रूफ हो गया था। जॉन डीवी ने, जो कि प्रैग्मेटिक हुए हैं फिलोसोफर, उन्होंने ये प्रूफ किया। उनकी मतलब धारणा थी, बाद में उन्होंने उसके लिए थ्योरीज दी हैं कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन सोशल एनवायरनमेंट, डेवलप्स ऑल द पार्ट्स हिडन इन द प्यूपिल। मतलब ये कि केवल शिक्षा में शिक्षक और लर्नर का ही काम नहीं है, ना ही विषय का कमाल है। कमाल है वो जिस वातावरण में पढ़ाया जाता है। क्यों? अच्छा जरा सा आप एग्जाम्पल देखिए
कि एक बच्चा यहाँ पे पलता बढ़ता है तो यहाँ अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, मातृभाषा सीखेगा, यहाँ की पढ़ाई लिखाई, पेरेंट्स, और एक बच्चा जंगल में छूट जाता है तो वो कैसा मोगली जैसा बड़ा होता है। तो इसके मतलब डेवलपमेंट उसका भी हो रहा है, डेवलपमेंट इसका भी हो रहा है, लेकिन कौन सा मेन पोर्शन पार्ट प्ले हो रहा है, वो है एनवायरनमेंट का। तो एक ये दो चीजें ध्यान में आ गई। अब इसके बाद आता है शिक्षा की प्रक्रिया अपने में क्या है। शिक्षा की प्रक्रिया जो है डायनेमिक है, गतिशील है और एक बैलेंसिंग एक्ट है। हमको दिखने में लगता है कि हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, ये इट्स नॉट दैट मच इजी। हम पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में बन रहा है, ऐसा कतई नहीं है। दाल है, नमक है, गैस है और कुकर है, लेकिन दाल तभी अच्छी बनेगी जबकि इनका बैलेंसिंग और एक कंस्ट्रक्ट बनेगा, उसके अंदर दाल बनेगी। सेम गोज विद एजुकेशन, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं रियल सेंस में, कि जो विकास करती है आदमी का, ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है, वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ते गए, हम हर प्रोसेस की, टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि हम हर प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाएं। सेम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ हो गया। उसने भी शिक्षण की प्रक्रिया को या शिक्षा की प्रक्रिया को और एफिशिएंट बनाया और निकलने वाले आउटकम को या प्रोडक्ट क्या है, स्टूडेंट्स लर्निंग या लर्नर की लर्निंग, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने। इससे एक फील्ड और निकली, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। वो उसने कहा और स्पेसिफिकेशन के साथ कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसमें इनपुट होता है कंप्यूटर की तरह, आउटपुट होता है और बीच में प्रोसेसिंग होती है। इनपुट में इस टीचर के नॉलेज के अलावा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। हमें नॉलेज है, ये अलग बात है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम बरसों से पढ़ा रहे हैं बीएड के स्टूडेंट्स को अलग तरह से, क्योंकि उनको जितना जरूरत है उतना। अब आप हमारे सामने रिसर्च स्कॉलर आके बैठे हुए हैं, हम पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए डर का नहीं लेकिन एक चैलेंजिंग चीज था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को पहले क्लियर रखें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें आती है लेकिन हमें अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखने हैं और ऐसे पेश करना है इस टेक्नोलॉजी को कि वो आपके अंदर एक बिहेवियरल चेंज लेके आए। पूरी टीचिंग की ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसी पर है कि हम अपने इनपुट से स्टूडेंट में किस तरह का चेंज ला पाए। एग्रीड? यही तो हम लोग करते हैं पढ़ाने में, शिक्षण की प्रक्रिया में। तो उस बिहेवियरल चेंज को लाने के लिए हमने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने की कोशिश की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली जैसे सारी टेक्नोलॉजीज करती हैं, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाती है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करती है, और एक खास चीज और टेक्नोलॉजी की क्या होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूज करते हैं। क्योंकि ये भी आप समझ लीजिए कि सारी चीजें बैलेंस में होंगी तभी काम चलेगा, है ना। कोई भी चीज अगर हम ऑप्टिमम वे में रिसोर्सेज को नहीं यूज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद हाँ ये हो गया। अच्छा, अब आता है कि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है क्या, जिनको हम बार बार ऑब्जेक्टिव्स कह रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इस समय है, आपका ऑब्जेक्टिव है एज ए रिसर्च स्कॉलर। कोई बताएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस समय? एनीवन प्लीज? यस मैम, इस समय हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है एज ए रिसर्च स्कॉलर कि हम रिसर्च की सारी मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझें और उसके आधार पे अपनी प्रॉब्लम को सेट करें और उसमें अपना काम करें। हाँ, आपकी है। और वैसे हम अगर आप मनोज जी बोल रहे हैं ना? जी मैम। आपका इस समय का एक ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि क्लास खत्म हो, अब खत्म करें, हो गया, हो जाएगा एग्जाम, ऐसा नहीं लग रहा है? तत्कालिक उद्देश्य हो सकता है, नहीं मजाक की बात है। ये तत्कालिक उद्देश्य है जो आज के लिए हो सकता है थकने के बाद, बट ये आपको भी मालूम है कि एज ए रिसर्च स्कॉलर जो आप पढ़ चुके हैं और जो आपने नहीं पढ़ा है, आप पूरा ब्रशअप करेंगे, तब आपके दिमाग में शिक्षा प्रक्रिया की एक पूरी पिक्चर बनेगी
और उस पिक्चर में कौन सा लिंक आप ऐसा बढ़ाएं, कौन सा एक ऐसा नया फॉर्मेशन करें जो कि उस प्रक्रिया को और बेहतर बनाए। आपका उद्देश्य पढ़ने का ये है विषय, है ना? अच्छा, तो अब हम इसके लिए हमने क्या कहा कि हमें इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करें। ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? ये एक लर्निंग में एक डेफिनेटिव लर्निंग है। डेफिनेटिव लर्निंग मतलब ये पहले से तय कर देता है कि हमें बिहेवियरल टर्म्स में लर्नर के कौन से स्पेसिफिकेशन चाहिए, और ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स की एग्जैक्टली आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस या कंप्लीटिंग द प्रोसेस स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर हैविंग रिसीव्ड द इंस्ट्रक्शन। ये डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन कहती है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कि जो हम इस देने के पश्चात स्टूडेंट्स में वैसा बिहेवियरल चेंज हो जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, यानी इतने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हो। प्रोफेसर ब्लूम, जिनके की हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो इसके जन्मदाता हैं, उनका कहना था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली डेस्टिनेशंस, दे आर नॉट डेस्टिनेशंस कि हमने इनको जान लिया, नहीं, ये हमें बताते हैं कि हाउ टू अचीव देम। हाउ टू अचीव देम मतलब फिर यहाँ पर एक्शन आ गया। केवल उद्देश्य बताते नहीं हैं, जब हम उनको बिहेवियरल टर्म्स में बताते हैं तो वो ये बताते हैं कि किस तरह का बिहेवियरल चेंज लर्नर में आएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्यूरिकुलम शेप करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस टीचिंग के रखते हैं, वैसी ही इवैल्यूएशन की टेक्निक्स निकालते हैं, और उनके यूजेज के कैसे हम उनको यूज करें अपने एम्स को, उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन देते हैं। फिर आती है हमारी बेंजामिन ब्लूम, जिनकी अब हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। उन्होंने एक कमेटी चेयर की थी और जिसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट थे, और इस पे चर्चा हो रही थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। भाई किसी भी विषय को, किसी भी शिक्षा प्रक्रिया को करने के कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सामान्य उद्देश्य कहते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ना। तो इन्होंने ये सारी जो कमेटी चेयर की और जो इससे मिनट्स तैयार हुए, उसके लिए इन्होंने पूरा एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट करके टेक्सोनॉमी में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स करके एक टेक्स्ट हमको दिया, या एक बुक दी, जो कि हमको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से। अच्छा, अब हम आते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू ब्लूम जो लर्नर का बिहेवियर है। हम जो चेंज चाहते हैं वो कहाँ चाहते हैं लर्नर को। हमने मान लीजिए कोई विषय पढ़ाया, और या मान लीजिए हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ चेंज सोच सकते हैं। आपके 3 एस्पेक्ट होते हैं जिसमें हम चेंज सोचते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन या ब्रेन, यानी जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उससे उसके कॉग्निटिव ज्ञानात्मक स्तर पर क्या चेंज आएगा। पहले से कुछ ज्यादा चेंज होगा, मतलब कुछ तो अंदर इनपुट होगा ना। इसी तरह से दूसरा होता है हार्ट, अफेक्टिव डोमेन, भावनात्मक रूप से उसके अंदर क्या चेंज होगा। जैसे कि जो नजरिया था आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देखने का अभी तक, हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है पीपीटी में, इसकी नॉलेज हो जाए, आपको पहले से थी थोड़ी और बेटर हो जाए, और थोड़ा सा आपके लिए दिमाग में उसके लिए एक जो व्यू पॉइंट है फ्रॉम टुवर्ड्स ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, टुवर्ड्स इट्स यूटिलिटी, क्यों पढ़ रहे हैं, ये इफेक्टिव डोमेन है जो आपके हार्ट से कनेक्टेड होता है या स्टूडेंट्स के हार्ट से कनेक्टेड होता है, ये इफेक्टिव डोमेन। तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन या कोग्निटिव डोमेन भी बोलते हैं उसे, ये हैंड से कनेक्टेड होता है, यानी हैंड, हार्ट और ब्रेन 3 चीजों से कनेक्टेड है। 3 ये ब्लूम्स का कहना था कि अगर हम लर्नर के बिहेवियर में चेंज चाहते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो उनमें जो लर्नर में चेंज होगा वो इनके इन 3 एस्पेक्ट्स में पॉसिबल है। अब ये जो टेक्सोनॉमी है ये बनी कैसे है, इसमें क्या क्या है, इन्होंने
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एक हेरारिकल मॉडल लिया। हेरारिकल मॉडल समझते हैं ना, कि एक के बाद एक हेरारकी में एक्टिविटीज को या हेरारकी में किसी चीज को रखना। तो एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का डिस्क्रिप्शन दिया है हेरारिकल मॉडल में, और वो मॉडल बेस्ड किस पे है, वो कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी, कितनी विशिष्टता और कितनी जटिलता उद्देश्यों में बढ़ती जा रही है, इस आधार पर 3 मॉडल दिए 3 डोमेन्स के। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने 3 डोमेन्स के 3 मॉडल प्रेजेंट किए, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता और विशिष्टता के आधार पर एक मॉडल बनाया गया। 1956 में प्रोफेसर ब्लूम ने सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन को 6 लेवल्स में बांटा। कॉग्निटिव डोमेन मेरा, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसको 6 स्तरों पे बांट दिया गया। और ये 6 स्तर किस चीज के थे? हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंसिया जिसको हम कहते हैं, वो क्या चीज है? कोई बताएगा हमें? Ma'am, I think first of all it is understanding how we are understanding things or what we are understanding. Yes, जैसे हम कोई चीज लेते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में फैक्ट जाता है, कोई भी स्टिमुलस होता है। और फैक्ट स्टिमुलस कैसे होता है? या तो आंखों से होता है, वो जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे ही हम कुछ इंटरेक्ट करते हैं आसपास, या तो हम कुछ सुन रहे हैं तो हमें कानों से जाती है, हम किसी को देख रहे हैं तो हमारे आंखों से इंफॉर्मेशन जाती है। ये एक तरह का इनपुट होता है, और ये पहले सबसे एक बेसिक लेवल होता है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। तो जो ये लेवल बनाए उन्होंने, 6 लेवल्स बनाए, वो मेंटल एबिलिटीज के बनाए, और कैसे हम चीजों को परसेप्ट करते हैं और धीरे धीरे उनके लिए कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इसके 6 लेवल्स उन्होंने बताए। जैसे कि ब्लूम्स ने जैसे कॉग्निटिव को 6 में बांटा, तो उन्होंने सबसे यूज्ड डोमेन कह रहे हैं इसको, मोस्ट यूज्ड डोमेन रेफर्स टू द नॉलेज स्ट्रक्चर्स। क्योंकि हम लोग अगर शिक्षा के नाम पे जानते हैं तो सबसे पहले क्या जाता है, हमें कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, है ना? नॉलेज हमारी कैसे कैसे बढ़ती है? एक है कि हम ये सिर्फ जानते हैं, एक ये है कि फिर हम उसे समझते हैं, फिर एक उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। भाई आप समझ रहे हैं ना, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, हम फिर उदाहरण वही देंगे, मेरे पास शायद किचन ज्यादा है, कि कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इन्हीं लेवल पर, और ये जो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये जो वर्ड्स बोल रहे हैं, ये क्या है? हमारी ब्रेन की मेंटल एबिलिटीज। तो ये जो हेरारिकल मॉडल है वो किन सूत्रों पे आधारित है? कि पहले हम कॉन्क्रीट को देखते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, और धीरे धीरे उसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट की ओर करते हैं, सूक्ष्म की ओर। पहले हम सिंपल फॉर्मेट में उस चीज को समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसके साथ माइनस प्लस तरह तरह की गणित लगाते हुए आखिरी में उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट को समझते हैं, लोअर से अपर लेवल की ओर। यानी ज्ञान वही है, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग जो है, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है ना, तो वो डिफरेंट टैब दबाने के बाद डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है। सेम गोज हियर, इनपुट होता है नॉलेज का, हमारा नॉलेज के फॉर्मेट में जो बेस होता है, कॉन्क्रीट फॉर्मेट में, कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ छुआ, उसके बाद उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में, फिर उसके साथ उसके एप्लीकेशंस, फिर उसको एनालाइज करके, ये 6 लेवल पे बांटा उसको ब्लूम ने। अच्छे से बांटा, बात हमारी आपकी समझ में आ सकती है क्योंकि अब हम लोग के दिमाग काफी विकसित हैं। लेकिन जिस समय ब्लूम ने ये दी थी, उस समय शिक्षा को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा था। वैदिक काल में शिक्षा क्या थी, आपको भी याद है, क्योंकि शिक्षा तो वही है ना, चाहे हम वैदिक काल में हिस्ट्री में पढ़े और चाहे टेक्नोलॉजी में पढ़े। शिक्षा क्या थी कि शिक्षक का ज्ञान परम होता था, शिक्षक हमारा गुरु, हमारा पिता होता था, और उसको नॉलेज है, इसका मतलब उसका विद्यार्थी भी अच्छा होगा। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है, उस समय बहुत कक्षा भी नहीं भरी होती थी गुरुकुल में, लेकिन आज एक शिक्षक जो पढ़ाता है उसे 40 बच्चे 40 तरह से ग्रहण करते हैं। तो इससे तो मान लीजिए ना कि हमारा जो बेस है नॉलेज का इनपुट, वो तेजी से
अंदर प्रोसेस होता जाता है। प्रोसेस कहाँ होता है? मेरे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ प्रोसेस होता है कि अगर आप जरा सा ध्यान दें, अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी याद करें, साइकोलॉजी के लेसन्स लिए होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, जो गिलफर्ड्स का 3D मॉडल है इंटेलिजेंशिया का, समझ रहे हैं? बुद्धि का 3D मॉडल, यस मैम, किसी को याद है? यस मैम, त्रिआयामी मॉडल। हाँ, वो जो हाँ त्रिआयामी जो उसका है, तो उसमें आप देखते हैं ना कि उसकी तीनों डायमेंशंस को जब क्रॉस बदलाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड, है ना, तो कितने 120 ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। यानी हमारे मस्तिष्क में ऑलरेडी Yes, 20 ma'am. तरह से किसी नॉलेज को प्रोसेस, है ना, 120 तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि आइंस्टाइन जो इतना महान हुआ है खोज की, उसने वो 1/6 यूज कर पाया था अपना ब्रेन। तो हम लोग सोचिए किस लेवल पे रह जाते हैं। करना क्या है, कह दो हम लोग, करना बस ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें ये बताती है कि हमें अपने स्टूडेंट को आयु के अनुसार, कक्षा के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार नॉलेज डायमेंशन को इन 6 लेवल्स तक ले जाना है। फर्स्ट क्लास में ही नहीं हो जाएगा, लेकिन 12th तक आते आते हम अपने पर्सनल उससे कह सकते हैं कि 12th तक आते आते स्टूडेंट के ये 6 प्रोसेस पूरे हो जाने चाहिए। भाई फिजिक्स तो वही पढ़ते हैं क्या? फिजिक्स में गति और फोर्स और यही सब तो पढ़ते हैं हम लोग, वही 6 में पढ़ते हैं और वही हम लोग 12th तक पढ़ते हैं फिनोमिना। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? उसके स्तर का फर्क हो जाता है। समझ रहे हैं? पहले हमें सिर्फ नॉलेज होती है, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसे हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करने के बाद अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं, और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि हम कितनी दूर तक उसको अपनी समस्या को समझा पाए, मतलब समझ पाए। नॉलेज क्या है? बेस, जो हमारा बेस है फर्स्ट ब्लूम्स का नॉलेज, ये क्या करता है? ये सिर्फ रिमेम्बरेंस के लिए है, रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? या तो किसी चीज की टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब वही नामकरण जो हम लोग करते हैं ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से होगा। साइंस में अलग होंगे, उससे संबंधित फैक्ट्स होंगे। इसके बाद हम उनको किस तरह से उनको क्लासिफाई करें, ये नॉलेज होगी। फिर हम कैसे उनसे उस नॉलेज से प्रिंसिपल्स और थ्योरीज या जनरलाइजेशन को निकालें। ये जो रिमेम्बरिंग फैक्ट्स और टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी हमारा जो नॉलेज लेवल है, जब हम इसमें नॉलेज डालते हैं या ग्रहण करते हैं, तो इन 3 तरीके से नॉलेज हमारे दिमाग में जाती है, या प्रयास किया जाता है कि उसको इन 3 तरह से चीजों को अंदर हमारे मस्तिष्क में पहुंचाया जाए। अब देखिए, हमने वही चीज ऐसे लिख दी है मॉडल में, कोई खास चीज नहीं है, ये बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो हम इसको बौद्धिक विकास बताते हैं कि सबसे पहले जो नॉलेज लेवल है, ये मेमोरी लेवल पे रहता है, मस्तिष्क के याददाश्त के स्तर पर रहता है, थोड़े दिन के लिए शॉर्ट टाइम रहता है, और जब हम ऊपर लेवल पे चले जाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि एक ही चीज को बार बार ड्रिल कराते हैं विषयों में ना, चाहे वो पोयम हो, चाहे शब्द हो, चाहे डिक्टेशन हो, चाहे स्पेलिंग हो, उनको बार बार कहते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लेवल पर रहते हैं। बार बार रिकॉल करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है, तब हम मानते हैं कि नॉलेज लेवल पर चीज स्थिर रूप से रुकती है। और इसको पता कैसे करते हैं, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि जब वो रिकॉल कर लेगा स्टूडेंट, या उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा चीजों को, तो हम ये मानेंगे कि उसकी नॉलेज लेवल पर वो चीज चली गई है। इसमें जैसे कि हम लिख रहे हैं ना स्पेसिफिक्स, पहले हमने भी बोला था आपसे कि नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स। स्पेसिफिक्स मतलब हम उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जैसे फोर्स है, हमने कहा, तो इसमें क्या होगा कि फोर्स क्या होता है, या कोई भी चीज है, टाइम क्या होता है, या फला, आपको हम और शब्दों का, विषयों का उदाहरण देना चाहें तो जिसमें हम केवल डेफिनेशंस बताते हैं, ये सब चीजें बताते हैं, वो जो है क्या होता है, हमारा नॉलेज लेवल पे होता है चीज। समझ पा रहे हो बच्चे? जी मैम। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके। नॉलेज के बाद
जब नॉलेज लेवल पर चीज रहती है, हम बार बार समझ लेते हैं, उसके बाद सेकंड लेवल क्या जाता है, कॉम्प्रिहेंशन का। ये लेवल जो है सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता है, टेक्सोनॉमी के सेकंड स्तर पर जाने के बाद उस विषय की या उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए और उसकी समझ भी होनी चाहिए। नॉलेज भी होगी और समझ भी होगी, तब हम ये मानेंगे कि हम उस चीज को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। उसको कहते हैं बोध। अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं ना, बोध करना, समझ पाना चीज को। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हम चीज को ढंग से समझ पा रहे हैं। इसमें जो है चीज को समझेंगे कैसे, जब हम किसी चीज को समझ लेंगे तो क्या क्या कर पाएगा कोई आदमी, हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का ट्रांसलेट का मतलब होता है, क्या हम लोग उसको कहते हैं ट्रांसलेशन को हिंदी में? रूपांतरण कर सकते हैं, रूपांतरण। हाँ, रूपांतरण, गुड, रूपांतरण कर सकते हैं। फिर हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं जब हम समझ जाते हैं चीज को। और एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है हम उसका उल्लेख कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को समझ जाएंगे तभी तो उसका कहीं उल्लेख कर पाएंगे। मेरी बात समझ बता रहे हैं? सकते हैं, जब हमें कर सकते हैं। हाँ बेटा, हेलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं मैम, कंटिन्यू। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप वैसे समझ रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अभी ये आपको पहले से विषय मालूम है, तो और इसके अलावा सोच के देखिए कि कोई बच्चे को हम नई चीज पढ़ाने गए, जैसे कि हम साइंस के उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमने साइंस मेथड ही पढ़ा रहे हैं, तो हम बार बार उसी के उदाहरण लेते हैं कि हमने पहले उसको बता दिया कि गति क्या होती है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इतनी दूर तक बता दिया। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए जब बढ़ाएंगे तो उसको समझाने में हम तरह तरह से समझाते हैं और दूसरी चीजें बताते हैं गति से संबंधित। गति क्या होती है, फिर चाल क्या होती है, समझ रहे हैं? गति क्या है, चाल क्या है, और चाल हो गई, स्पीड हो गई, गति हो गई, और गति कब होगी, एक चीज अपनी जगह नाच रही है उसको गति कहेंगे, कि हम अगर अपनी जगह खड़े खड़े हिल रहे हैं वो गति होगी, कि हम यहाँ से स्कूल तक गए वो गति होगी। ये सारी चीजों आती हैं अंडरस्टैंडिंग में। गति क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लेगा बच्चा, वो बोल देगा, लेकिन समझ के बोलेगा तब वो क्या कर पाएगा कि ट्रांसलेट कर पाएगा। कोई चीज अगर कॉन्क्रीट में दी है तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट में कर सकता है, समझ रहे हैं? या इंटरप्रेट करने का मतलब है कि हम ओरली एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में उल्लेख उसका व्याख्या कर सके। गति को हम आप अपने ढंग से समझा रहे हैं, हम उसको व्याख्या कर पाए अपने ढंग से। और उस अंडरस्टैंडिंग को जब टेस्ट किया जाए, टेस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग, उस बोध का परीक्षण करें तो भी उसका जवाब स्टूडेंट से मिल पाए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, जब हम चीज को समझ लेते हैं तब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करके बता सकते हैं। और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि जब कोई समस्या आए तो हम कहें, जैसे समस्या किस हमारे हिसाब से समस्या होती है कि कोई गति से संबंधित बात की गई कि वो ट्रेन जा रही है और वो ट्रेन जा रही है, अक्सर ऐसे सवाल आप सुनते हैं ना कि उसमें से कौन सी पहले पहुंचेगी, इस तरह की बातें करते हैं। तो उस समय हम गति के किसी फॉर्मूले को, गति के बोध को एक्सप्लेन करके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाए। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम गति को अच्छे से समझ चुके होंगे, उसके सारे फिनोमिना को, उसके फॉर्मूले को, चाल क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सारे टर्म समझ चुके होते हैं, तभी हम उसको गति को समझ पाएंगे। और हम ये 3 काम, रूपांतरण कर पाएंगे, उसको व्याख्या कर पाएंगे और उल्लेख कर पाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, जब हम चीजों को समझ लेते हैं तो फिर हम उसको समझने के बाद तीसरा काम होता है एप्लीकेशन का।
अगर हमें आता है और हमने समझ लिया है, लेकिन मौके पे हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने उस ज्ञान को, तो वो ज्ञान जो है हमारे लिए बेकार हो जाता है, लर्निंग नहीं होती है उससे। फैक्ट्स मालूम है, रटे हुए हैं, याद हैं, हमें मेमोरी लेवल पर है, अच्छे से याद है, तो हम कभी भी उनकी डेफिनेशन सुना सकते हैं, कभी भी फॉर्मूला बता सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी तब उस फॉर्मूले से जब घुमा के प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन एक बकरी एक खूंटे से बंधी हुई है, उसकी रस्सी इतनी लंबी है, वो चारों तरफ घूम के चढ़ सकती है, तो कैसे जो है हम उससे एरिया निकालेंगे? ये ऐसे सवाल देखे हैं ना, सुनते हैं ना आप लोग साइंस में? यस मैम। जी मैम। तो वो उसका एप्लीकेशन पार्ट है कि लंबाई चौड़ाई मालूम है या वृत्त का हमें क्षेत्रफल मालूम है, होती है और ये हम लोग डायग्राम उतने और तब है उसको कर सकते हैं। ये होता है एप्लीकेशन। और ये हम बार बार उदाहरण आपको देते हैं, तो आप जो से लोग होंगे ना, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ऐसे वाले लोग होंगे सब आप लोग, भाई सारे विषयों के होंगे ना आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो अब आप अपने विषय में इसको जब हम बता रहे हैं तो एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। और हम उदाहरण जरा जल्दी में नहीं ढूंढ पाते हैं, और अगर हम दिमाग लगाएं तो हम आपको, हमने हिंदी लिटरेचर भी पढ़ाया है, हम बता सकते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब क्या है। हमें संज्ञा मालूम है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा मालूम है, और हम उसको समझ भी गए हैं कि जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, क्या है। लेकिन अब जब प्रयोग का समय आ रहा है तो हम बता पाए, अप्लाई कर पाए अपनी ये नॉलेज, ये तभी होगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और ये टीचर का काम है कि नॉलेज को हम बोध के स्तर पर ले जाएं और फिर उसके बाद उसको एप्लीकेशन के स्तर पर ले जाएं। क्योंकि ये देखिए सारा लर्निंग का, टीचिंग और लर्निंग का तो तभी सक्सेसफुल है जो लर्निंग को हम इस लेवल तक ले जा पाए, एनी सब्जेक्ट। क्योंकि जब आप कोई विषय पढ़ाते हैं तो हमेशा हम अपने स्टूडेंट से बीएड में कहते हैं, आप लोग तो काफी बड़े हैं, कि विषय पढ़ाने हम नहीं जाते हैं। ये भूल जाइए कि हम एमए हैं और हम पीएचडी भी कर लेंगे। पाठ्यक्रम अच्छा, आप सपोज ग्रेजुएट है, लेकिन क्यों हम 9th में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कि हम बीए में पढ़ा रहे हैं? भाई आप लोग तो सब बड़े रिसर्च कर रहे हैं, तो उस स्तर पर हम उनकी लर्निंग प्रोसेस को कैसे ठीक करें। और ये इसलिए ज्यादा देखिए बीएड में पढ़ाया जाता है कि जब आप वुड बी टीचर होते हैं, वो भी छोटे बच्चों की, अगर आपने सिर्फ उनकी नॉलेज को नॉलेज इनपुट देकर नॉलेज लेवल पर रखा, वही बच्चे आगे चल के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो एनालाइज और सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, और फिर लास्ट लेवल जो है, जो ब्लूम्स की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हमारा काम है, अच्छा एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकता है आदमी, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, वो जनरलाइज कर सके, सामान्यीकरण। कोई प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स हैं, उसका हम सॉल्यूशन निकालें और कहें कि अगर ऐसा है तो वो ऐसा होगा, ये जनरलाइजेशन होता है। डायग्नोसिस कर सके, डायग्नोसिस ये होती है कि अगर समस्या आ रही है तो हम ये पता कर सके कि इस समस्या के समाधान के लिए या इसकी समस्या है क्यों, और यूज इन न्यू सिचुएशन। और किसी बिल्कुल नई सिचुएशन में, जैसे इंजीनियर है, उसको सीधा सीधा पढ़ाया गया, पुल बनाना, ये बनाना, वो बनाना, खूब समझा है उसने, इंजीनियरिंग करके निकला है, जनरलाइजेशन आता है, डायग्नोसिस। लेकिन उसको हमेशा पुल बनाना हो चाहे सड़क बनाना हो, लोकल लेवल पर हर चीज को नई सिचुएशन में यूज करना होता है कि नहीं होता है? ये नॉलेज लेवल जब तक लर्निंग जो है एप्लीकेशन की लेवल पर नहीं गई है,
तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम कोई नई चीज करें। मेट्रो सबसे पहले दिल्ली में बनी, बॉम्बे में बनी, कलकत्ता में बनी, जयपुर में बनी और अब कानपुर में बन रही है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि कानपुर में मेट्रो बनाना बहुत कठिन काम है? बिल्कुल नई सिचुएशंस हैं। तो यूज इन न्यू सिचुएशन वो तभी होगा जब आपका लर्निंग, आपने बहुत अच्छे से अपनी चीजों को, अपने विषय को समझा होगा डिफरेंट लेवल तक। अब आता है आपका एनालिसिस। आप समझ भी गए, आप अप्लाई भी कर लेते हैं। अब आप जो है बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है या कोई टेक्स्ट आया है। ये भी मत सोचिए कि हमेशा कोई सवाल ही आएगा तब हम उसको कर पाएंगे, करना होगा, हमें प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन करना होगा। एप्लीकेशन तक की नॉलेज के बाद हमको एनालाइज करना आना चाहिए चीजों को। एनालाइज का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो भी किसी भी विषय का, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उसके जो बनाने वाले तत्व हैं, उसमें हम उसको एनालाइज कर पाए, उसका विश्लेषण कर पाए। मतलब ये कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, चाहे फिलॉसफी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे साइंस का हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ में, फिर उससे संबंधित सारे समाधान आने चाहिए और फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को बनने में क्या क्या तत्व हैं। अब किसी कॉन्सेप्ट को बनने में क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे हम बताने की अगर आपको कोशिश करें, या तो आप लोग कहिए कि बताएं तो हम बताएं, नहीं तो मैं खुद से बता दूं। बताइए मैम। इसके मतलब आप लोग हाँ बता रहे हैं। एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम किसी चीज की, जैसे सोशियोलॉजी की आप परिभाषा ले लीजिए, चलिए सोशियोलॉजी, शिक्षा क्या है ले लीजिए। हम शिक्षा में कहते हैं कि एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जो अंदर की सारी चीजों, पोटेंशियल को बाहर निकालती है। ये डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं आप, हम लोग शिक्षा को समझते हैं। लेकिन अब इस डेफिनेशन में या शिक्षा क्या है, इसमें जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षा में क्या क्या एलिमेंट जुड़ा हुआ है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, दो है, एटमॉस्फेयर है, समाज है, ये जितनी चीजें इसमें जुड़ रही हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तो समाज क्या होता है हमें मालूम होना चाहिए। प्रोसेस क्या चीज है, प्रोसेस क्या है और शिक्षा क्या है, तीन चीजें अलग अलग हैं। इसी तरह से जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि उसके जो इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स, कुछ भी कह लीजिए, बनाने वाले तत्व हैं उस इंफॉर्मेशन को, उनके बारे में अलग अलग हमें मालूम होना चाहिए। और ये मालूम होना चाहिए कि ये जो अलग अलग तत्व हैं या पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के साथ। उनका मोटिव पता होना चाहिए कि ये दोनों क्यों जुड़े हैं। और फिर हम उससे, जब हमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस होगा, इसके बाद वो आपस में उनका क्या संबंध है और क्यों है, इसको जुड़ा होगा, तब हम कोई ना कोई इन्फेरेंस अपने हिसाब से निकाल पाएंगे। वो जो इन्फेरेंस निकलेगा वो मेरे जनरलाइजेशन, मतलब मेरे थ्योरी को, मेरी चीज को एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होगा कि हाँ ये चीज जो बताई गई थी ये सही है। हमें इतनी एनालिसिस की आदत होनी चाहिए। कोई भी ज्ञान जब हम अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं, एनालिसिस हमें उसके एलिमेंट्स की होनी चाहिए, उन एलिमेंट्स के आपस में रिलेशनशिप की होनी चाहिए, और वो रिलेशनशिप जो बनी है या जो उस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले थ्योरीज हैं उनकी बारे में भी मालूम होना चाहिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, क्यों बनाई गई, इसके क्या एलिमेंट्स रहे हैं। क्योंकि आप ये भी तो समझिए ना, जैसे कि आपके सामने कोई डिश परसी जाए और आपसे ये कहा जाए कि पनीर की डिश है, और अब आप ये खा के बताइए, पनीर तो होगा ही होगा और मसाला भी होगा, पनीर की डिश है, लेकिन ये ये मेथी मलाई पनीर है कि पनीर बटर मसाला है कि कढ़ाई पनीर है, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा ना कंपोनेंट्स को। और कंपोनेंट्स मोर और लेस एक होंगे किसी किसी डिश में, लेकिन उनके रिलेशंस फर्क होंगे। मानते हैं ये चीज?
अगर जी, डिश मैम। अलग अलग बनी हुई है तो आपको पता एनालाइज करना मालूम होना चाहिए ना, वरना आपको तो आप बटर मसाला मांगेंगे और आपको कढ़ाई पनीर दे देगा आदमी, तो आप खा के पैसे दे के चले आएंगे। ये है एनालिसिस मेरी समझ में। ये हमने बहुत क्रूड उदाहरण दिया है, एक तरह से आपको जस्ट ए क्रूड एनालिसिस का हमने उदाहरण दिया है। इट इज नॉट according to me it is not very much appropriate for research scholars। अब हम आपकी कोई समस्या लें और आपकी कोई नॉलेज लें तो हम उस पे अगर हम इस बात को इंटरप्रेट करके आपको समझाएं तो आप समझ पाएंगे। वैसे आप कि एनालाइज करने में जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, और फिर हम कैसे उनकी रिलेशनशिप को कैसे जनरल प्रिंसिपल्स के साथ एज ए साक्ष्य रख सकते हैं। क्योंकि आपने गौर किया ना कि जो ब्लूम्स उन्होंने हेड, हार्ट और हैंड जोड़ा, 3 चीजें जोड़ी ना इसमें टेक्सोनॉमी में अपनी। अब आप बहुत पुरानी कहावत याद करके देख लीजिए, मना वाचा कर्मणा कहा जाता है। मना वाचा कर्मणा, पहले मन में आती है चीज, फिर बोली में आती है और फिर कर्म में आती है। तो यहां पर मना वाचा कर्मणा कहा गया, 3 स्तर बताए गए हैं। मन को इन्होंने फर्स्ट नंबर पे ले लिया है, जो कि बुद्धि का सहायक है। मेरे हिसाब से बुद्धि के लिए है। अगर हम समझना चाहें, पहले मेरे मस्तिष्क में कोई चीज आती है, फिर वो वाणी में आती है और फिर वो कर्म में जाती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी ब्रेन की लर्निंग इन्हीं लेवल्स पर होती है। पहले हम चीजों को सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर अप्लाई करके देखते हैं, फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, और हमने अलग अलग कर दिया। नाउ वी हैव टू सिंथेसाइज। अब आप जब इसको दोबारा पढ़ें, से आप इसको, आपसे पूछ दिया गया, अब एग्जाम फिलहाल एवल्यूएशन के लिए हम अगर एक रिसर्च स्कॉलर को ये इवैल्यूएट करना चाहें कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि वो डिफरेंट एज ग्रुप के चीजों लोगों से पूछ सके कि वो कैसे सिंथेसाइज करेंगे चीजों को। आपने पढ़ ली, आपने समझ ली, आपने अप्लाई कर ली, अब हम आगे संश्लेषित कर सके। रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग पार्ट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी उनको एनालिसिस के बाद जो हमने समझ लिए हैं, इनके एक पैटर्न या स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में सिंथेसाइज करते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ये होता है कि जब आपसे पूछा जाए तो आप एज इट इज डेफिनेशन मत दोहराए, सिंथेसाइज करने को कहेंगे कोई चीज, इसका मतलब ऑर्गेनाइज करके ये सामने, मतलब सामने प्रोड्यूस करें, तब वो होता है संश्लेषण करना। संश्लेषण में क्या क्या तरीके की चीजें यूनिक वे में चीज को समझ, आपको वही चीज जो हमें आपने बताई है और हमने अच्छे से समझ ली है और अच्छे से एनालाइज कर ली है, हमारे ब्रेन ने उसको अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया है, और फिर हमसे पूछी जाएगी तो मेरा एक यूनिक वे होगा उसको कम्युनिकेट करने का। या अगर कोई काम, समस्या हल करनी है या कोई काम करना है, तो उसके लिए एक प्लान हमें बताया गया है कि ये चीज ऐसे 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 बनती है। लेकिन जब हम बनाएंगे उसको तो हम डिफरेंट प्रपोज्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस, हम उसी चीज को उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन मेरा जो अपना होगा तरीका,
ऑपरेशंस मतलब अपना प्रोसेस होगा उसको बनाने का। अब आप देखिए, इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे चीजें वही होती हैं, लेकिन उन चीजों को करने का प्लान अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हर एक का उस चीज को करने का, उस कार्य को करने का एक अपना तरीका हो सकता है, उसको बताने का, कम्युनिकेट करने का अपना तरीका हो सकता है। और जो कि उसमें अमूर्त प्रत्यय है, भाई हर चीज में कुछ ना कुछ तो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स होते ही है ना, तो हम उन अमूर्त प्रत्ययों या एब्स्ट्रैक्ट्स का रिलेशनशिप क्या है, इसके लिए हम अपने हिसाब से उसको बना सके। डिराइव करना मतलब एक फॉर्मूले को फिर से, वो मैथ्स वालों को ये बात समझ में आ सकती है, अगर मैथ्स के पढ़े होंगे हम लोग, कभी ना कभी पढ़े, तो उसमें हम लोग वो नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरम्स प्रूफ करना होता है ना, और फॉर्मूले डेरिवेशन होता है ना, फॉर्मूले का करते ना हम लोग, तो वो क्या, यही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डेरिवेशन, उस फॉर्मूले को प्रूफ करने का, वो किताब में बता दिया गया है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपने डिफरेंट एलिमेंट समझ लिए हैं, और तो आप उसका डेरिवेशन खुद कर सकते हैं। डिराइव द फॉर्मूला आते हैं ना, तो आप खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद ब्लूम्स का जो लास्ट लेवल था, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी अभी आधे रास्ते तक पहुंचेंगे। हम आपको बताएंगे अभी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आज तक हमारी प्रक्रिया में कहां तक सक्सेसफुल हुई है, और जैसे हम कह रहे हैं लास्ट इसका लेडर है, लेडर सीढ़ी का आखिरी पड़ाव है। अब इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, कॉमा होना चाहिए, फिनोमेना, मेकिंग जजमेंट अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया टू गिव डिसीजन अबाउट यूजेबिलिटी, अबाउट मेथड्स और मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जब हमने कोई चीज पढ़ ली, समझ ली, कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लिया, तो अब आप बताइए इवैल्यूएट क्या करेंगे। इवैल्यूएशन तो आपके हिसाब से टीचर करता है ना, टीचर करता है ना किसी चीज को। Yes, ma'am. हमेशा Yes, ma'am. नहीं, हम कह रहे हैं इवैल्यूएट हमेशा स्टूडेंट करेगा। जब वो इस लायक हो जाएगा कि वो इसको इवैल्यूएट कर ले, तो समझो उसने अपनी चीज को समझ लिया है। पढ़ाते ही आप हमें आज नहीं इवैल्यूएट कर पाएंगे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमने दी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, हम में बोल रहे हैं तो अच्छे से एनालाइज कर लीजिए अपने विषय में। थोड़ा इसके लिए चिंतन करना होगा नेचुरली, हम लोग मानते हैं हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को ही डेवलप करना हमारे एजुकेशन का प्रोसेस का है, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज है, और पढ़ने के बाद उसको आप पहले बोलते थे पढ़ना और गुनना, सुनना और गुनना। यहाँ पे हाँ बेटा, सेल्फ इवेल्युएशन अपना होता है। यहाँ पे हमने जो चीज हमारा हाईएस्ट एम है ही है, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि हमारी शिक्षा का आखिरी पड़ाव है। लेकिन वो एज ए शिक्षा का आखिरी पड़ाव है। हम यहाँ पर जो विषय पढ़ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन की बात है, वो कैसे ब्लूम्स ने बांटा उसको कि हम लर्निंग मेरी पूरी हो। किसी बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो वो इवैल्यूएशन लेवल तक जाए। इवैल्यूएशन लेवल का मतलब यहाँ है कि जो आज आपने पढ़ा उसको आप समझेंगे, फिर अपने दिमाग में गुनेंगे, उसके प्रति चिंतन करेंगे। सिर्फ अगर उसको एग्जाम के लिए नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम के लिए छोड़ेंगे तो उत्तर आपको आता है, आप एग्जाम दे लेंगे। लेकिन अगर आप उसको थिंक करेंगे और फिर पूरा थिंक करने के बाद उसको अपने शब्दों में समझने के बाद सिंथेसाइज कर लिए आपने, और फिर अगर आप क्रिटिकली इवेलुएट कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन आज आपको दी जा रही है और अपना जजमेंट बना सकते हैं, फिर अपने आइडिया के लिए वैलिडिटी निकाल सकते हैं कि किस, और वो भी ऐसे नहीं कि आपने कह दिया कि ये वैलिड नहीं है आइडिया या जो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं है, वो भी एक किसी सेट क्राइटेरिया पे होगा, सेट नॉर्म पे। तब आप डिसीजन देंगे कि हाँ दिस इज यूजेबल थिंग या दिस इज यूजेबल इंफॉर्मेशन
किसी भी, या यूजेबल मेथड या यूजेबल मटेरियल या फिनोमिना, व्हाटएवर इट इज, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर ये चीज यूजेबल है, मूल्यवान है। मूल्यवान और कैसे होती है? मूल्यवान दाम से होती है चीज, लेकिन हम लोग की जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूजेबल, वैलिड होने के नाते और यूजेबल होने पे ही हम मानते हैं, इवेलुएट करते हैं कि वो सही है। यही होता है ना। इवेल्युएशन भी जो है 2 प्रोसेस पे होता है, कुछ इंटरनल एविडेंस के आधार पे है जजमेंट, और कभी कभी एक्सटर्नल क्राइटेरिया होता है उसका। दोनों क्राइटेरिया होते हैं किसी चीज के, किसी कॉन्सेप्ट के, किसी फिनोमिना के इवेल्युएशन के, डिफरेंट फिनोमिना होते हैं। ये 6 लेवल हमारे जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने में 1956 में, हाँ ठीक है जी मैम। अच्छा, ये बात यहां तक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की समझ में आई। अच्छा, आप लोगों ने बीएड में सबने पढ़ी होगी ना, लेकिन सब लोग बीएड किए हो जरूरी है इसमें? जी मैम, बीएड में पढ़ा गया इसे। हाँ, मैम सभी नहीं, सभी बीएड नहीं किए हुए मैम। हाँ, दैट्स द पॉइंट। हम इससे ही, हम हमेशा यहाँ पे भी जब आते कि एजुकेशन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए बीएड का कोर्स वेरी अपने में, सिर्फ सोचिए 1 साल, अब 2 साल, अब मिलते थे, उसको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से फिलोसफी, साइकोलॉजी या टेक्नोलॉजी ये 9 महीने में पढ़ लेना वैसे ही है जैसे 5 साल का एमबीबीएस पढ़ लेना। दैट इज, आई थिंक दैट इज दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट। बट जो बीएड नहीं, उन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है तो उसमें पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल, जो एमए एजुकेशन किए हुए हैं वो बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर एजुकेशन और एजुकेशन ट्रेनिंग के हैं, केवल बस वही लोग हैं ना सिर्फ। जी मैम। ठीक, मतलब और सब्जेक्ट्स के नहीं है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी? नो मैम, नो मैम। नो, ठीक, दैट इज गुड। तो ये हमारी 6 लेवल्स थे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। ब्लूम का कहना है, हमारी टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम अपने उद्देश्य, एम्स को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांट लें। छोटे छोटे उद्देश्यों को बांटकर पूरा करना आसान होता है। इसलिए जब हम किसी के लिए टीचिंग करने जाएं या किसी को पढ़ाएं, वो किस आयु वर्ग का है, उसकी क्या नीड है, कितनी दूर तक उसको समझाना है, वो उसको कराएं। और एक चीज ये ध्यान में रखें कि हम जा रहे हैं, अगर हम एजुकेशन या बीएड करके भी आए हैं और फिर हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं, भाई क्लास में, कक्षा में जाएंगे तो सब एमए एजुकेशन वाले हैं तो सब एजुकेशन ही के टीचर बनेंगे या बीएड के टीचर आप लोग बनेंगे। तो जब हम जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, वो मेरे पास जो आया है बच्चा, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं। क्योंकि जनरली जब बीएड करने आते हैं बच्चे तो वो डिफरेंट बीएससी और बीए और बीकॉम सबसे आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हम जो है उनके सामने प्रोड्यूस करेंगे और उनके विषय को कैसे हम इवैल्यूएशन के लेवल तक ले जाएंगे। जब हम वहां तक ले जाएंगे तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी लर्निंग हुई। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे ऐसे जाएंगे कि मेरा ये करने के बाद वो बच्चा क्या कर पाएगा। अभी हम आपको ये बताएंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट कैसे करेंगे। अब एक चीज आती है कि जो ये इन्होंने ये दिया है आपका, क्या कहते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 6 लेवल्स दिए थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मोड, मतलब बहुत पहले का ही है लेकिन ये लेटेस्ट ही है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लूम्स की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आई। जानते हैं, हम सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसके महत्व को जरा समझना जरूरी है। ये 2000 में लॉरेन एंडरसन और क्रैथवॉल ने एक रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन की दी टेक्सोनॉमी, उसका वर्गीकरण किया या उसमें नामकरण करके दिया। और क्या चेंज किया कि जो नाम थे हमारे, उनको नाउन से वर्ब में कर दिया गया। क्यों नाउन से वर्ब में कर दिया गया? क्योंकि हम बिहेवियरल टर्म में चाहते थे कि हमारा एम है कि आपकी नॉलेज बढ़े। लेकिन हम ये कैसे जान पाएंगे कि आपकी नॉलेज बढ़ी? हम ऐसे जान पाएंगे कि आप हमें याद करके वो चीज बता सकते हैं। तो उसने नाउन जो नॉलेज था उसकी आउटपुट को कैसे देखेगा? रिमेंबर कर पाने से। तो ये सारे जो स्टेप्स थे उनको वर्ब फॉर्म में बदल दिया। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि टीचर क्या करेगा, उसकी टेक्सोनॉमी नहीं है। हमारे उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं कि हम आपको सिर्फ नॉलेज दें।
हम सिर्फ नॉलेज दे के भूल गए, आपने नॉलेज ली या नहीं ली, बढ़ी या नहीं बढ़ी। हाँ, जब आप हमें रिमेम्बर करके, रिकॉल करके बताएंगे, देन आई विल नो कि मैं अपने नॉलेज, अपने इस एम में सक्सेसफुल हुई। या अभी हम इससे संबंधित कोई ऐसी चीज पूछें या आप अपने स्टूडेंट से पूछें जिसमें वो अंडरस्टैंड करके उसका जवाब दे पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए आपकी चीज को, तो हम कहेंगे कि हाँ वो समझ गया, वो ये कर पाया। एप्लीकेशन को उन्होंने अप्लाई कर दिया, यानी नाउन को सब एक्शन वर्ब्स में या वर्ब में बदल दिया। एनालिसिस को एनालाइजिंग कर दिया, सिंथेसिस को क्रिएटिंग कर दिया और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग कर दिया। अब देखिए इससे फर्क, इससे अभी दिखने में ये लग रहा है कि ये इतनी क्या खास बात इन्होंने कर दी, उसको भर दिया, लेकिन हमारी अपनी समझ है, वो हम आपको बताएंगे क्यों हमें ये रिवाइज टेक्सोनॉमी बहुत अपील करी। पढ़ा तो हम इसको 18-20 साल से रहे हैं कम से कम, लेकिन हमें ये अभी इतनी इफेक्टिव क्यों लगी। फिर इन्होंने क्या बताया रिवाइज्ड में, एक तो ये कर दिया इन्होंने, फिर किया क्रिएटिंग लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज मैट्रिक्स। उन्होंने नॉलेज और नॉलेज मैट्रिक्स एक बनाई, डिफरेंट लेवल्स बनाए नॉलेज के, उन लेवल्स के हिसाब पर उसकी एक मैट्रिक्स तैयार की। फिर लेवल्स क्या है इसके, ब्लूम्स ओरिजिनल कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी में 3 थे, हैज 3 लेवल्स। क्या क्या, फैक्ट से फैक्चुअल यानी फंडामेंटल कंपोनेंट किसी चीज का, मतलब आधारभूत तत्व जो लर्नर को मालूम ही होने चाहिए। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल, रिलेशंस बिटवीन वेरियस फंडामेंटल, जो आधारभूत तत्व है वो लार्जर स्ट्रक्चर में या बड़े फिनोमिना में कैसे किन रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, उससे कॉन्सेप्ट बनता है, उसको कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं, प्रत्यात्मक। और प्रोसीजरल, द लर्नर जो है वो एक्विंट, मतलब उसको समझ गया है प्रोसेस को, उससे जिज्ञासा है मेथड के बारे में, वो क्वेश्चन कर सकता है और अपने स्किल्स को यूज कर सकता है, ये प्रोसीजरल होता है। तो ब्लूम्स के में 3 लेवल थे, और जो रिवाइज्ड वर्जन बना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बढ़ा दिया, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, अब आप ये कहेंगे फिजिक्स में मेटाफिजिक्स तो सुना होगा आपने, है ना? हाँ, फिजिक्स में मेटाकॉग्निशन को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बताएगा? भूल जाते हैं बार बार। परासंज्ञान। हाँ, परासंज्ञान। हाँ, परासंज्ञान, गुड, वेरी गुड। हमें भी ज्ञान होता चलता है, ऐसा नहीं, कभी कभी भूल जाते। रिवाइज्ड वर्जन ने एक जो उधर किया था सिंथेसिस का क्रिएशन, और लेवल्स में 3 लेवल के बाद एक मेटाकॉग्निशन लेवल बढ़ाया। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नॉलेज, इसका मेटाकॉग्निशन का मतलब ये होता है, परा संज्ञान, संज्ञानात्मक होता है, संज्ञान तो कॉग्निशन हो गया, परा लगाने से क्या आता है, इसमें हमें सामान्य के साथ साथ उसका विशिष्ट ज्ञान भी हो। किसी चीज का सामान्य ज्ञान जरूरी है और साथ साथ में उसका विशिष्ट ज्ञान भी जरूरी है। ये एक चौथा स्तर रखा ज्ञान का, कि हमें ज्ञान का, पहला हमने बताया आपको क्या था, फैक्चुअल यानी फैक्ट्स पे आधारित, फिर उससे आधारित जितने कॉन्सेप्ट या प्रत्यय है प्रत्यात्मक, और फिर प्रोसीजरल यानी प्रोसेस कैसे होती है, और आखिरी है परासंज्ञान, जिसमें हमें उस ज्ञान से संबंधित सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह का ज्ञान हो, जनरल भी हो और इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी हो। और फिर इस रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में एक 4 लेवल नॉलेज के डायमेंशंस हैं, ये फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, मेटाकॉग्निशन, और इधर उसके वो लेवल्स जो स्टेप्स थे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट। इसकी एक मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स के अंदर मत जाइए, मैट्रिक्स के अंदर वर्ब्स लिखे हुए हैं कि अगर फैक्ट्स है, रिमेंबर करेगा तो लिस्ट कर पाएगा, फैक्ट्स है और अंडरस्टैंड करेगा तो उसको पैराफ्रेज कर पाएगा, पैराफ्रेज मतलब फिर से लिखना। फैक्ट्स है और अगर उसको फैक्चुअल नॉलेज है और वो अप्लाई कर पा रहा है तो उसको इसके मतलब वो वर्गीकरण कर पाएगा। इस मैट्रिक्स को बहुत अंदर तक नहीं समझने की जरूरत है, जब पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे। इसको मेन जानने की जरूरत है कि रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ऐसी क्या खास बात हुई जो हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के रिवाइज्ड वर्जन से बहुत प्रभावित हुए, है क्या? आपने कभी ये गौर किया है
सब आप रिसर्च स्कॉलर हैं, सब नई चीज कुछ बनाने जा रहे हैं। रिसर्च मतलब समथिंग न्यू। पहले हमें ये लगता था कि जो ये सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है, इसमें रिसर्च का क्या मतलब होता है, इसमें कोई नई चीज कैसे आ जाएगी। साइंस में तो मैं लगता था कोई नई चीज बनेगी। ये हम बहुत बाद में, हम MSc भी है मेरा और MA भी है और यहाँ पे B.Ed में है इतने साल से, तो हमारे दोनों तरह के जब ज्ञान में एक्सपीरियंस के साथ बढ़ा, तो हमने ये महसूस किया कि नहीं, नया कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें वही रहेंगी जो फंडामेंटल्स हैं, लेकिन इसको हम एक नया आयाम या एक नया डायमेंशन दे पाएंगे उस ज्ञान को। मेरी बात समझ रहे हैं? वही ज्ञान है जिसको हम एक नया डायमेंशन दे पाएंगे। लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रॉथफॉल की रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन इसलिए सक्सेसफुल है, हमें इसलिए अच्छा लगता है और जरूरी है हम सबका समझना कि हम रिमेंबर कर लेते हैं चीजों को, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और अपनी बात पढ़ने पर अपना प्रश्न लिखने के लिए या अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपने ज्ञान को अप्लाई भी कर देते हैं। फिर जब हम और ऊपर लेवल पे जाते हैं तो एनालाइज भी कर लेते हैं। बट कभी आपने देखा है कि आज बरसों से क्यों नहीं अच्छे राइटर बन रहे हैं? हिंदी विषय पढ़ने के बाद हिंदी से MA इतना बच्चा करके निकलता है, सबसे आसान वो लोग मानते हैं, हमारे हिसाब से लिटरेचर सबसे कठिन है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी, हमने हिंदी में MA किया क्योंकि इंग्लिश में हमें कठिन लग रहा था, हम नहीं कर सकते थे साइंस स्टूडेंट होने के बाद, वहां इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद, क्योंकि जिसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं ना, वो लेवल आता ही नहीं है, 12th तक क्या MA तक भी नहीं आता है। और इवैल्यूएट करने का मतलब है, अब हम उदाहरण देंगे, क्या कारण है कि नए चीजें नहीं खोज हो रही है, नई चीजों की खोज नहीं हो रही है, एलिमेंट खोजे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ खोजे जा रहे हैं ये ध्यान दीजिए। नई चीजें बन रही हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ नहीं बन रही है केवल, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, क्यों नहीं नए राइटर बन रहे हैं, क्यों नहीं रामधारी सिंह दिनकर अब बनते हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कवि नहीं होते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन पहले जैसे जो वाणी में ओज था, जो रस था, जो वो पढ़ाना चाहते थे और जो वातावरण क्रिएट करना चाहते थे, वैसा वातावरण क्रिएट कर लेते थे। और आज भी जब उनसे बराबरी करने चलते हैं तो वैसी चीजें नहीं हमें बनी हुई मिलती हैं। क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या सोशियोलॉजी, क्यों नहीं साइकोलॉजी में यहाँ पर आगे जो मॉडल्स इतने सारे आ गए हैं, इंटेलिजेंट, उसके पियाजे मॉडल, तमाम मॉडल आ गए हैं, क्यों नहीं अब नया मॉडल यहाँ से कुछ निकल रहा है? क्यों नहीं हम नॉलेज का कोई नया एज पैदा कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एजुकेशनल प्रोसेस क्रिएट करने लायक नहीं ब्रेन को बना रहा है। बच्चा हिंदी पढ़ता है तो एहसान करता है, जैसे लगता है हमें सब आता, हमें हिंदी से मत कहिए। 10th तक का बच्चा तो यही गाना गाता रहता है, हिंदी मत लेने को, हिंदी सबसे कठिन लगती है, हिंदी के ट्यूशन लगाए जाते हैं भारत जैसे देश में। क्यों? अच्छा, हिंदी का मातृभाषा है और हिंदी में पढ़ाने की जोरदारी करते हैं लोग, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो सही हिंदी भी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं वो नई कविताएं लिख पाते हैं बहुत अच्छी, उतनी ही इफेक्टिव, और क्यों नहीं वो चीजों का रसपान कर पाते हैं नए लिटरेचर का? क्योंकि उसमें आ जाती है इवैल्यूएशन। किसी भी कविता को समझना, लिखना अच्छा है, लिखना अच्छी चीज होता है, लेकिन अच्छी चीज का अच्छे से समझ पाना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। उसके लिए भी हमारे नॉलेज का इवैल्यूएशन लेवल पर होना जरूरी है। यही रीजन है कि जो आपकी रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है, ये हमारे नॉलेज के प्रोसेस को, मेरे ब्रेन को क्रिएट करने तक ले जाती है। जैसे हम लोग पहले हमेशा उदाहरण देते हैं कि नहीं देते हैं, हमारे सिस्टम में जिज्ञासा खत्म कर देते हैं। जो बिल्कुल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आपने देखा फिलॉसफी में पहला आप लोग कहते हैं क्यूरियस होना चाहिए, हमें नॉलेज को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? क्यूरियस होना चाहिए। अब क्या है कि हर चीज हमें बटन दबा के इस पे मिल जाती है नॉलेज, तो हम क्यूरियस क्यों होंगे? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की कि हिंदी, हमारा यूपी बोर्ड से हिंदी है और हम अच्छी हिंदी लिख सकते हैं, हम अच्छी चीज समझ भी सकते हैं, सिर्फ 12th तक हिंदी पढ़ी है हमने, हाँ, और लेकिन हम कोई बहुत अच्छी चीज हिंदी में क्रिएट क्यों नहीं कर पाए? इंटरेस्ट है हमें हिंदी लिटरेचर में, नो डाउट आई हैव इंटरेस्ट, क्योंकि हम हिंदी समझ पाते हैं अच्छे से इंग्लिश के कंपैरिजन में, लेकिन हम क्यों नहीं कुछ क्रिएट कर पाए? क्योंकि
हम लोग विषय को पढ़ने के बाद अपनी इस उसमें लग जाते हैं, कुछ नया क्रिएट करने का मन ही नहीं होता। अच्छा चलिए हिंदी छोड़ दीजिए, साइंस उठा के देख लीजिए। तो ये जो क्रिएटिंग लेवल है ना, इसके लिए ब्रेन को जब वो एनालाइजिंग तक पहुंच गया, तब उसके लिए बहुत ओरिजिनल थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। जो पुराना पढ़ा है उस पर चिंतन चाहिए होता है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए होता है। जब ये सारे गुण पैदा होते हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज हैं ये हमारे नॉलेज डायमेंशन की, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये जितने वर्ड्स हैं ये सब क्या है, थिंकिंग स्किल्स है। जब ये थिंकिंग स्किल्स होती हैं, और ये तब होती हैं जब हम विषय पढ़ाने के बाद फिर बच्चे से कुछ उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर में नॉलेज प्रोसेस हुई, उसको उसने एसिमिलेट किया और तब नया कुछ क्रिएट किया। हमारे यहाँ खाना तो हम लोग खूब अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उसे पचाकर एसिमिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान खूब है, नॉलेज एक्सप्लोजन है, अच्छे से अच्छे तरीके निकल आए हैं टेक्नोलॉजी से, पीपीटी ये वो, लेकिन हम उसको एसिमिलेट नहीं करा पा रहे हैं उसके ब्रेन में। इसीलिए वो जो हमारा पैरा वाला पोर्शन है वो जो है आगे नहीं बढ़ पा, परा वाला जो परासंज्ञानात्मक जिसको हम लोग कह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। मेटाकॉग्निशन लेवल डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेटाकॉग्निशन लेवल डेवलप हो जाता है तो उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री की जो थिंकिंग स्किल है वो होती है। इस समय हम लोग कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिसमें हॉट्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या कहते हैं उसको, थिंकिंग स्किल्स है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स, इसका हमको करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इस मैट्रिक्स को समझें। इस मैट्रिक्स को समझने का कतई ये मतलब नहीं है जब आप इसको आत्मसात कर लेंगे तो जब आप नॉलेज देंगे वो ऑटोमेटिक वैसी ही होगी। थोड़ा प्रयास करेंगे, जब आपके सामने स्टूडेंट आएगा, ऑटोमेटिक जब आप देने का प्रयास करेंगे तो आप उस फॉर्मेट में दें जिसमें वो बच्चा ग्रहण कर सके। टोटल टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि हम अपनी चीज को ऐसे करें कि हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट उस चीज का हो। इसके बाद ये जो 4 लेवल इन्होंने बांट दिए, कॉन्टेक्स्ट, मेटाकॉग्निशन लेवल दे दिया, और इसके बीच में एक मैट्रिक्स बना दी। इस मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे ये डायमेंशंस क्रिएट तक जाने चाहिए और मेटाकॉग्निशन लेवल तक हमारी ब्रेन को बढ़ना चाहिए। जब मेटाकॉग्निशन लेवल बढ़ेगा तो आप देखेंगे रिमेंबर करने के बाद केवल याद करने पे नहीं रह जाता, प्रॉपर यूज आएगा। आप समझ रहे हैं, अलंकार है, शब्द है, शब्दों के अर्थ हैं, आपने समझ लिया वर्ड मीनिंग, लेकिन किस जगह पर कौन सा वर्ड प्रॉपर यूज है, एक विशिष्ट यूज है, वो आपको कैसे मालूम होगा? जब आपका मेटाकॉग्निशन लेवल होगा। जब आप खासकर जब लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं ना कि एक ही शब्द के डिफरेंट फॉर्म प्रयोग होते हैं और उनके अर्थ इंग्लिश में तो खासकर एक बिल्कुल स्पेसिफिक यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो प्रॉपर यूज है वो तभी कर पाएंगे जब आप रिमेंबर भी करे हो और आपका मेटाकॉग्निशन लेवल तक क्रिएट करने की भी आपकी, इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग को इंटरप्रेट तक ले जाने के लिए मेटाकॉग्निशन लेवल होना चाहिए। और अप्लाई को डिस्कवर तक जाएगा जब हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। एनालाइज, इन्फरेशन, इन्फर मतलब इन्फर करना किसी चीज को, नहीं कहते हमने इससे इन्फेरेंस ये निकाली है, इसका सारांश ये निकाला है, इसकी जिस्ट ये निकाली है ना, वो इन्फर। फिर इवेलुएट करने के बाद हम कर लेंगे तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे पहले से। मेटाकॉग्निशन लेवल करता है, हमें सहायता करता है प्रेडिक्ट करने में और फिर चीजों को एक्चुअलाइज करने में, उसको वास्तविक रूप से क्रिएट करने में। ये हमारे डायमेंशंस हैं और ये मेरी रिवाइज्ड ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, जो कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस लेवल तक बच्चों के उसको ले जाएं। हमारे ख्याल से आपका क्लास हो गया। जी मैम। हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा एक्सर्ट करने की, अभी कल और है। आई विल ट्राई। और ठीक है, बाकी आपको क्या समझ में आया है तो अच्छी बात है। फीडबैक आपको अपने सर को देना होगा, वो हमें। थैंक यू। हाँ इट्स ऑल राइट बेटा। सुनीता, ये तुम्हारी कलीग रही है सुनीता। मैम ये वो नहीं है मैम, वो दूसरी है, ये मैं हूँ। अब मैं बोल रही हूँ। अच्छा, सो स्वीट। हाँ सुनीता तो मैम, टुमारो वी हैव मीटिंग ना? या ओके मैम।
I was just thinking मैम कि वो जो मेटा कॉग्निशन आपने बोला है, I think the teacher, being a teacher मैं खुद बोल रही हूँ मैम, like the teachers themselves should reach to that level. Right now, here we are lacking. Actually, we people as a teacher we are lacking in that level. 100%. क्योंकि जब हम लोग बीएड में पढ़ाते हैं लेसन प्लानिंग सुनीता, जी मैम, तो जब वो लोग प्लान में क्वेश्चन बना के लाते हैं ना, तो हम लोग गुस्सा तो होते हैं, लेकिन हम खुद बना के नहीं दिखाते हैं, कहते हैं ना सोचिए नहीं हमें खुद बना के दिखाना है as a teacher, right ma'am? But the class was very good. हम वही कह रहे First time I saw you स्टूडेंट की तो देखो, और सैनी साहब, डॉक्टर साहब कैसा रहा? मैम ये तो बच्चे